तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में इसमें +1 क्लास की कंटिन्यूएशन में ही है और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम इनके रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस भी निकालते हैं, लेकिन इस साल वो टॉपिक से हट गया है। सो लेट अस सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको एक कंडीशन दे दी जाती है कि ये कंडीशन लगने पे आपका इवेंट कैसे होगा। सपोज आपका एक इवेंट हो चुका है और दूसरा इवेंट हो गया, तो आप बताएंगे कि पहले इवेंट के हिसाब से दूसरा इवेंट कैसे होगा। कंडीशन लग गई है, एक इवेंट पहले हो जाएगा, दूसरा इवेंट उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक क्या रिलेशनशिप बनती है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो उसने क्या किया कि एक ये सैंपल स्पेस ली है 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस हमारे पास आ गई है। इसमें से ये कहता है कि क्योंकि ये फेयर कॉइन्स हैं, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस है, इक्वली लाइकली हैं, सो इसमें हर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। ठीक है, टोटल 8 सैंपल स्पेसिस में सैंपल पॉइंट्स हैं, तो उसमें हर की 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब वो कहता है कि ई जो है एक इवेंट लेता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स आएंगे, और एफ एक इवेंट लेते हैं जिसमें फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो हमने क्या किया, ई की सैंपल्स एक इवेंट ई की वो बना लिया हमने सैंपल स्पेस टाइप। ठीक है, उसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगी, और एफ की भी बना लिया ऐसे। तो एटलीस्ट 2 हेड्स आ गए हैं ई वाले में, और एफ वाले में फर्स्ट कॉइन टेल शो कर रहा है। ये एस में से हमने निकाल लिए दोनों। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये 1 2 3 4 सारे 1/8 हैं, तो 1/8 4 टाइम्स ऐड हो जाएंगे, तो 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एफ की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही आ जाएगी। 4 इसमें भी मेरी एंट्रीज हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो 1/8 है, सब इक्वली लाइकली हैं। सो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी मेरी, 4 बार ऐड कर दिया। ओके, अब हमें क्या है, नेक्स्ट इज हम ई इंटरसेक्शन एफ ढूंढ रहे हैं कि ई और एफ दोनों इकट्ठे जो हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं। तो एक टी एच एच आ रहा है, इसमें 2 हेड्स भी अपीयर हो रहे हैं और टेल पहले में भी है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंगल एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे 1/8 हो जाएगी। राइट, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटीज होगी। अब देखो ये 1/8 आ गई इसकी। अब सीधा नीचे ही चलते हैं। अब वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 2 हेड्स वाली, कंसिडरिंग एफ एज सैंपल स्पेस। कहने का मतलब क्या है, इसको पढ़ो, सिंपल इधर आओ। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। गिवन है कि एफ हो चुका है। ठीक है, एफ क्या था, एफ वॉज कि मेरा एक टेल चाहिए मुझे फर्स्ट कॉइन में, और ई था मेरा, क्या था ई मेरा ऊपर, कि मेरे को एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए, है ना। सो अब फर्स्ट हेड वाले सारे निकाल चुका हूं मैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है ई के आने की, तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट कॉइन वाला हो चुका है, फर्स्ट कॉइन हेड टेल आ चुका है, अब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सो इसमें आपने देखा था कि मेरे पास नीचे कितनी है, 4 चॉइसेस थी मेरे पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसीडरिंग एफ एज सैंपल स्पेस, एफ को सैंपल स्पेस मान लेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट निकल जाता है, देखते ही पता चल जाता है आंसर। सो एफ मेरा पहले हो चुका है, तो एफ को सैंपल स्पेस मान लेंगे हम। तो 4 उसमें एंट्रीज थी। ठीक है, उन 4 में से कितनी एंट्रीज में जो ई था इवेंट हो रहा था, ई इवेंट जो है वो सिर्फ एक में हो रहा था, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ सिर्फ टी एच एच था ना, तो एक केस में ई हो रहा है, तो आंसर इज 1/4। सीधा सीधा ये बिल्कुल स्टार्ट है, एक लाइन में आंसर दिख जाता है, बाकी सिर्फ लिखने का तरीका रह जाता है। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पी ई एफ निकालना है, तो आप एफ को देखो कितने एलिमेंट्स में हो रहा है, ये वो नीचे आ जाएगा, 4 एलिमेंट्स में हो रहा है सैंपल स्पेस में से। अब एफ खुद सैंपल स्पेस बन जाएगा, और उसमें से ई कितने एलिमेंट्स में हो रहा है, 1 में हो रहा है। सिंपल स्ट्रेट अवे आंसर आता है एक लाइन में। लेकिन इसको बना के कैसे लिखना है,
इसको बना के आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। देखो 1 क्या है, 1 मेरा n है, नंबर ऑफ आइटम। चलो आगे आ जाएगा एज इट इज, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सो आगे देखो, अब इसको लिखने का तरीका, लिखने का तरीका इज कि आपका जो पी ई गिवन दैट एफ हैज हैपेंड, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू एफ, और ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई एंड एफ, दोनों को एक साथ फेवरेबल है ना, तो ये बन जाएगा। तो अगर अब ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अब इन दोनों को अगर मैं एन एस से डिवाइड कर दूं, जैसे यहाँ किया नीचे, तो दोनों को अगर सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दूं तो प्रोबेबिलिटी नहीं बन गई क्या, ई इंटरसेक्शन एफ की, और ये प्रोबेबिलिटी बन गई पी एफ की, ठीक है। सो मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया सीधा सीधा, और वो क्या डिराइव हुआ कि P probability of an event E given that F has already happened is equal to, या given that F has happened is P E intersection F P F। ये फॉर्मूला है जी मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी E क्या है, गिवन है कि F ऑलरेडी हो चुका है। इसमें खास ख्याल क्या रखना है आपने कि पी एफ कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब एक तरीका मेरा ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये तो आप प्रॉपर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। और आंसर निकालने का दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट अवे शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट क्या है कि मैं पी ई गिवन दैट एफ हैज हैपेंड कैसे निकाल सकता हूँ, कि नीचे मैं एफ के एलिमेंट्स निकाल लूँ, ठीक है, कि मेरा एफ इवेंट के कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में से, और उसके अंदर से मेरे ई के एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ से वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इससे मेरा आंसर डायरेक्ट मुझे दिख जाएगा। अब नेक्स्ट जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। प्रॉपर्टी 1 क्या है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ही निकालूं गिवन दैट एफ हैज़ हैपेंड, या फिर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं एफ की ही गिवन दैट एफ हैज़ हैपेंड, तो दोनों 1 होंगी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों है, एक बार एफ अकर कर गया तो ऊपर तो एस, एफ में से एस ही निकालना है, तो एफ के अंदर तो सारा एस है ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो 1 आएगा ही आएगा। तो एस एफ की जब मैं निकालूंगा तो नीचे पी एफ आ जाएगा, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा, तो ये पी एफ आएगा। अब इंटरसेक्शन दोनों एफ ही होंगी, एस इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि एफ छोटा है, एफ ऑलरेडी एस के अंदर है, कट के 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऑल्सो पी एफ एफ में भी सेम थिंग हो जाएगी, एफ इंटरसेक्शन एफ भी एफ ही रहेगा, सो ये भी 1 आ जाएगी। बट समझने के तौर पे क्या है कि एफ मेरा हो चुका है, तो अब एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मेरी सिंपली 1 है, क्योंकि एस के अंदर सारे एफ हैं। ऐसे ही एफ गिवन दैट एफ हो चुका है, फिर एफ होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है, राइट, इसको ऐसे समझ लेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस। तो ए और बी जो है वो एस के इवेंट्स हैं, और एफ जो है वो भी एस का ही इवेंट है, तो सारे एस के इवेंट है, कहने का मतलब ए बी एंड एफ। तो वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ए होगा या बी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी बोल रहा है ना, वो ए यूनियन बी क्या होता है, इधर ए और बी, या एटलीस्ट ए और बी, है ना, या ए हो जाए या दोनों हो जाए, कुछ भी आ जाता है यूनियन में, तो सब कुछ आ जाता है। सो ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट एफ इज हैपेंड। इसमें आप अलग अलग निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेट्स वाला रूल लग जाएगा कि पी ए होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एफ इज हैपेंड प्लस पी बी होने की गिवन दैट एफ इज हैपेंड। अब इन दोनों में ए और बी में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा इंटरसेक्शन, जैसे सेट्स में करते हैं हम। सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ इज हैपेंड। अगर ए बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ इज हैपेंड वाला 0 हो जाएगा। तो फिर मेरा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सच दैट एफ हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, वो सिर्फ पी ए एफ प्लस पी बी एफ हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा, सेट्स में भी जैसे हट जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट गिवन दैट एफ हैज हैपेंड इज सिंपली 1 माइनस पी ई एफ, ठीक है। तो ई नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही जैसे हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में होता है, नॉट इवेंट और इवेंट के बीच में 1 माइनस होता है, ठीक है। तो हम ये आराम से देख सकते हैं। इसको आप क्या करोगे, इसने क्या किया देखो कि ई और ई नॉट तो डिसजॉइंट सेट्स हैं ना, ई नॉट एंड ई एफ आर डिसजॉइंट सेट्स। सो हमें पता है कि सैम्पल स्पेस की पूरे की होने की गिवन दैट एफ एस हैपेंड क्या होती है, पी एस एफ 1 होती है। अब एस जो है वो पूरा किससे बना है, एस पूरा मेरा ई और ई नॉट के यूनियन से बना है। एस क्या होता है मेरा, ई यूनियन ई नॉट होता है, ठीक है, दोनों से बन जाएगा पूरा। सो ई यूनियन ई नॉट से मेरा एफ 1 आ गया। बस अब इसको खोल देंगे क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं ये, पी ई एफ प्लस पी ई नॉट एफ। बस यहाँ से मेरा ट्रांसपोज करके आंसर आ गया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि सेट्स वाली और प्रोबेबिलिटी वाली सारी गिवन कंडीशंस में प्रॉपर्टीज लग रही हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में देखो क्या बोल रहा है, इफ़ पी ए इज इक्वल टू 7/13, पी बी इज इक्वल टू 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये देखा है प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड। तो ये तो सिंपल है, इस फॉर्मूले में लगाना, बस डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। पी ए की प्रोबेबिलिटी तो यूज़ भी नहीं होगी इसमें क्योंकि इंटरसेक्शन में 4/13 आ जाएगा, पी बी में आपका 9/13, सीधी प्रोबेबिलिटी यहीं से आ गई। इसके साथ ही नीचे भी देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अ फैमिली हैज़ 2 children, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is boy। तो अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे होने की मेरा क्या वो बनेगा भाई, 2 गर्ल हो सकती हैं, सैम्पल स्पेस, एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, पहला बॉय दूसरी गर्ल हो सकती है, दोनों बॉय हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सैम्पल स्पेस बन गई। अब ये कह रहा है कि पहले तो गिवन वाला देख लेते हैं। गिवन वाला इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो एफ जो है वो मेरा ये है, दिस इज माई एफ इवेंट। और ई इवेंट क्या है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो 2 बॉयज ई इवेंट है मेरा। इसमें अब देखो क्या बन जाएगा मेरा बन जाएगा, नीचे जो है एफ आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले से कर रहा हूँ मैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ के कितने हैं, 1 ऑफ देम इज बॉय। तो ये 3 केसेस बन रहे हैं मेरे, 1 ऑफ देम इज बॉय, ठीक है ना। एटलीस्ट वाला है, तो एटलीस्ट 1 ऑफ देम बॉय में 2 वाले केसेस भी आएंगे, दोनों बॉय। अब इसमें से एफ में से मेरा ई कितना आ रहा है कि दोनों चिल्ड्रन बॉयज है, एक ही केस है। सो 1/3 मेरा स्ट्रेट अवे आंसर मुझे मिल गया। लेकिन लिखेंगे हम इसे बना के, तो बना के हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको देखो आंसर मेरे को डन है, ये देखो आंसर मेरा इज वेरी मच करेक्ट, लास्ट में 1/3 आ रहा है। सो आंसर से उल्टा चलेंगे। वो आंसर से उल्टा कैसे चलेंगे, हमें पता है 1 क्या है, 1 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई एंड एफ के, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ एफ के। दोनों को किससे, एन एस से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो दोनों को एन एस से, एस में कितने थे, 4 एलिमेंट्स थे, तो 1/4 से डिवाइड किया, 3/4 से डिवाइड किया, प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी, ठीक है। बस अब इसको आराम से लिख दो, ई का सेट लिख दिया, एफ का सेट लिख दिया, ई इंटरसेक्शन एफ का सेट लिख दिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली एफ की, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है ना। पी एफ की 3/4 आ गई, पी इंटरसेक्शन एफ की 1/4 आ गई, बस फॉर्मूले में डाल के डिवाइड कर दिया। लेकिन आंसर हमें कंफर्म था तो हम उल्टा बड़े आराम से चल पाए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then 1 card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, so more than 3 number आना चाहिए, what is the probability that it is an even number? तो पहले ये more than 3 वाला हुआ है, right? और बाद में क्या हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर वाला मेरा ई इवेंट बन गया,
और मोर देन 3 वाला मेरा एफ इवेंट बन गया। तो अब 1 से लेके 10 में मोर देन 3 वाले कितने नंबर हैं जी? ये सैम्पल स्पेस है मेरे पास। तो मोर देन 3 वाले यानी 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 7 नंबर है 4 से लेके 10 तक। तो 7 नीचे आ जाएगा, लास्ट देखो सीधा आंसर। और उसमें से इवन नंबर कितने हैं? 4 6 8 और 10, 4 हैं। इस एफ में से निकालने ना मुझे, क्योंकि इवन नंबर। अब एफ में से इवन नंबर कितने हैं मेरे? सिर्फ 4, सीधा आंसर। ठीक है, बाकी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ए निकाल लिया आपने 2 6 10, बी निकाल लिया आपने, इंटरसेक्शन निकाल लिया आपने, फॉर्मूले में डाल देनी है प्रोबेबिलिटीज निकाल के, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। इन अ स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। तो 430 गर्ल्स हैं। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। तो 10% कितना हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा ना। तो 43 लड़कियां जो हैं वो 12th क्लास में पढ़ती हैं। What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? तो given that वाला मेरा इवेंट पहले होगा, तो ये F हो जाएगा, और क्लास 12th में पढ़ने वाला मेरा इवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे F जो आएगा वो लड़कियां कितनी हैं? सीधा सीधा 430 दी हुई हैं लड़कियां 1000 में से। सो 430 मेरी सैंपल ये आ गया गर्ल्स, एफ का NF आ गया ये, राइट। और मेरी इसमें फेवरेबल कितनी है? +2 में कितनी है? 10% यानी 43। खत्म। 1/10 या 0.1 मेरा आंसर है। ये देखो आप, सेम PF P इंटरसेक्शन F सब करके आंसर इज वेरी मच सेम, राइट। चलो 5th पे मूव करते हैं। Example 5, a die is thrown 3 times, event A and B are defined as below। तो 3 times, तो 3 times की आपको पता है सैम्पल स्पेस जो होती है वो 216 बनती है, 6 × 6 × 6 है ना। सो A 4 ऑन थर्ड रो में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो थर्ड रो 4 आना चाहिए, राइट। बी इवेंट क्या है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड। 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन सेकेंड, ठीक है जी। गिवन दैट बी हैज, अच्छा सॉरी ये बी होगी मेरी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो मुझे ए बी निकालनी है कि बी ऑलरेडी अकर हो चुकी है, गिवन है। तो बी में देखो आप, इसमें कितने केसेस हैं? 6 और 5 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो थर्ड रो में यहाँ सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो 6 पॉसिबिलिटीज मेरी नीचे आ जाएंगी, राइट। और यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? अच्छा इन्हीं में से निकालना है ना ए। तो इसमें इन 6 में से ही 4 लास्ट थ्रो में आए। अब इसमें नीचे जो है 6 में से 4 लास्ट में कितने में आएगा? सिर्फ एक में ही आएगा। 1 2 3 4 5 6, 4 सिर्फ एक ही आएगा। सो 1/6 इज स्ट्रेट अवे माई आंसर। आंसर मुझे पता चल गया है जी। अब इसको लिखना कैसे है? इसने आपने इसे प्रॉपर बनाना है। सैम्पल स्पेस आपने बनाई 216 आउटकम्स रफली, ज़रूरत नहीं है पूरी बनाने की, सिर्फ समझने के लिए। बी आपने बना लिया कि वही देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे सैम्पल स्पेस में 216 आ गया प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन सिर्फ यही बनती है 654, तो 1/216 आ गया। बस अब तो आपने सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है इसके अंदर। सो नीचे मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो ये आपने फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी। तो आपका आंसर इज 1/6, जो ऑलरेडी हमें पहले से पता था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब 2 बार वाला है तो 36 आएंगी। एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो जिनका सम 6 बनेगा वो नंबर्स लेने हैं। What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? ठीक है, तो 6 वाला पहले हो चुका है। So this is my F। अब इसमें से बताना है कि 4 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो 6 किससे आएंगे? ये नीचे आप देखो 2 की तो आपको बनानी आती है ऑलरेडी, ये ई निकाल लोगे आप उसमें से,
ठीक है, जिनका सम जो है वो 6 है। ओके, 6 वाला, सॉरी एफ है ये, 6 वाले सम की ये निकल गया नीचे। अब इसमें से 4 कितनों में आ रहा है? एक में ही आ रहा है ना, एक इसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है। सो कितना है? 1 2 3 4 5। सो 2/5 शुड बी माई आंसर। अब इसमें आप ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लो जिनमें 4 आ रहा है एटलीस्ट वंस। तो 4 वाली रोज आपकी दोनों आ जाएंगी, 4 को एक को हटा देना बस। ऐसे वाली 4 वाली रो भी आ जाएगी और ऐसे वाली 4 वाली रो आ जाएगी। ये वाला जो डबल 4 हो रहा है इसे सिंगल कर देना बस, तो 11 एंट्रीज आ जाएंगी। सो पी ई कितना हो जाएगा? 11/36। पी एफ 5/36, बस फॉर्मूले में डालो ई इंटरसेक्शन एफ बी। दोनों में 2 4 और 4 2 आ रहा है, ठीक है। इनका सम भी 6 है और 4 भी अपीयर हो रहा है एटलीस्ट वंस। बस आगे देखो, सिंपली पुट करा फॉर्मूले में, आंसर इज 2/5। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, स्टार लगा सकते हैं हम इस पर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़े थे वो सारे इक्वली लाइकली चांसेस थे, तो प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर थी, हेड और टेल आने के चांसेस बराबर हैं, ठीक है ना, फेयर कॉइन था वो। अब क्या हुआ? अब हम पढ़ेंगे जो हमारी अनइक्वली आउटकम्स होती हैं, ठीक है जी, वो कैसे होगा। तो इसमें देखो क्या है, ये सैम्पल एग्जाम्पल 7 से पता चलेगा। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। तो एक कॉइन टॉस किया गया। इफ द कॉइन शोज हेड, अगर हेड आता है, टॉस इट अगेन, तो मुझे दोबारा इसको टॉस करना है। बट इफ इट शोज टेल, अगर टेल आती है, देन थ्रो अ डाई, एक डाई को थ्रो करो। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। डाई पे नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, मतलब 5 और 6 आना चाहिए, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। एफ मेरा क्या है कि एटलीस्ट एक टेल होनी चाहिए, ठीक है जी। और इवेंट ई क्या है कि आपके पास नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो इसकी पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर उसी में से निकालेंगे ना। तो पहली बार अगर हेड मैंने थ्रो करा तो मुझे फिर से क्या मिलेगा? दोबारा से कॉइन टॉस करना है, तो मेरे पास एक हेड और एक टेल फिर आएंगे, तो सैंपल स्पेस बनेगी, पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल। लेकिन अगर पहली बार में टेल आया तो मुझे एक डाई थ्रो करना है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी? T1, फिर डाई थ्रो करके 6 मेरी आउटकम्स आ जाएंगी टी के साथ, तो सारी मेरी 6 आउटकम्स आ गई है, राइट। अब इसमें मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता। डायरेक्ट में क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है जैसे, फिर आगे हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी फिर से हाफ हाफ है, तो इसका मतलब ये 1/4 हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ हो जाएगी। कहने का मतलब इधर प्रोबेबिलिटी 1 से 6 आने की 1/6 होती है हर की, तो 1/6 होगी, तो 1/2 इंटू 1/6 1/12 हो जाएगी। अब 1/12 सबकी रहेगी नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रोसेस वही लगाएंगे लेकिन प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे। आपको पता है आपने पी ई एफ निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी एफ की। सो प्रोबेबिलिटी एफ क्या है? देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। कितने केसेस में है? देखो इन सब केसेस में। तो मैं अब स्ट्रेट अवे इसका 7 नंबर नहीं ले सकता हूं, मैं क्या लूंगा? प्रोबेबिलिटी लूंगा। एन में डील नहीं करूंगा अब मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करूंगा। 1/12 की 6 टाइम्स ऐड करूंगा और 1/4 एक बार ऐड करूंगा, ठीक है। तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी नीचे की, ठीक है। 1/12 6 टाइम्स प्लस 1/4। ऊपर ई इंटरसेक्शन एफ, अब चाहे तो आप इसी में से निकाल लो, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ करके जैसे मर्जी निकाल लो। क्या है ई? कि नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो इसमें से कितना ग्रेटर नंबर देन 4 है? ये 2, T5 और T6, तो ये 2 है, लेकिन नंबर नहीं ले सकता। 1/12 को 2 बार लेना पड़ेगा, तो 1/12 प्लस 1/12 कर लो या इंटू 2 कर लो। ये सॉल्व होके मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो, ये सैंपल स्पेस लिख ली उसने सारी जो हमने बनाई थी, ये असाइन कर दी टेबल में। देखो हर को ईच को प्रोबेबिलिटीज, राइट। अब हर सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है। तो एफ का टेबल बनाया गया, ठीक है। एटलीस्ट वाला एफ का बन गया। HT 7 एंट्रीज आ गई जो हमने दिखाई थी। इन 7 की प्रोबेबिलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी।
अब ई की भी आ गई T5 T6 की हमारे पास टेल होनी चाहिए और 4 से बड़ा भी होना चाहिए, 4 से बड़ा इवेंट है बेसिकली तो ई, और ई एंड एफ दोनों भी यही रहेगा, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबको ऐड कर लेंगे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़, ऐसे ही पी इंटरसेक्शन एफ की और ऐसे ही पी ई की। तो उसके बाद लास्ट में लाइन में पी इंटरसेक्शन एफ लगाएंगे, ओ सॉरी पी ई गिवन दैट एफ, तो पी इंटरसेक्शन एफ की 1/6 ओवर पी एफ की 3/4 इज इक्वल टू 2/9। नेक्स्ट इज सेकेंड एक्सरसाइज है और अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, इसको देखो बस उससे याद रखो एक केस से, अगर मैंने 2 किंग्स निकालने हैं कार्ड्स में से, ठीक है, सो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर मैंने कार्ड नहीं रखा था दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/51 हुई ना, 51 पत्ते बचे हैं, उसके अंदर से मेरे 3 किंग्स बचे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। इस केस को हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये निकल के किससे आएगी ये दिखाता हूं मैं आपको। आपने जो पीछे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी उसका फॉर्मूला ये था, राइट। अब पी एफ को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या होगा, पी एफ इंटू पी ई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बन गया, ठीक है। यही मेरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। आप ध्यान से देखो तो ये है पी एफ, मैंने जो 4 किंग्स निकाले थे 52 में से उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, अब एफ तो ऑलरेडी हो चुका है, अब ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एफ हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी अब 3/51 है, तो ये है, राइट। और ये पी ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऐसे ये बन जाती है। अब इस केस में एक और चीज़ है, और चीज़ क्या है कि इंडिपेंडेंट हो अगर दोनों, तो आपको वो मैं आगे दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 8 देखिए, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? तो दोनों बॉल्स जो हैं वो ब्लैक हों, उसकी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है। तो पहली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/15 और दूसरी की क्या हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 14 बॉल्स रहेगी मेरे पास, उसमें से 9 रहेगी मेरे पास ब्लैक, तो ये आ गया सिंपल। तो ये क्या है जी, अब सिर्फ आपने इसको बना के लिखना है, ठीक है। और बना के आप कैसे लिखेंगे, ये इवेंट मेरा पहले हो गया तो ऑब्वियसली ये पी एफ हो गया, और ये इवेंट मेरा क्या हो गया पी ई सच दैट एफ हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, राइट। तो पी एफ क्या हो गया ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और पी ई एफ दूसरी ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालने की का इवेंट एफ हो गया, सेकेंड ब्लैक बॉल निकालने का ई हो गया, राइट। तो इसको कैसे लिखना है देखो, देखो ये यहाँ पे लिखा है इसने, ई जो है वो फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालने का है और एफ जो है वो सेकंड ब्लैक बॉल निकालने का है। हमने पहले एफ ले लिया था, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। इसमें देखो इसने पी ई को फर्स्ट ले लिया है, सो 10/15 हो गया। अब ये एफ पहले लिख देगा, फिर बात एक ही है, एफ ओब्लिक ई लिख दिया है इसने, सेकंड ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और फिर पी ई इंटरसेक्शन एफ में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एफ और ई फिर इंटरचेंज कर देंगे, जिसको भी आप ई लोगे वो फिर गिवन बन जाएगा, तो आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं। इसमें ही अगर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 की बजाय 3 में होगा तो आप क्या करेंगे, सो 3 में ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कहता है कि आप इसको सेम रखेंगे चीज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे एक और किंग अगला भी निकालना होता तो मैं क्या करता, मेरा जो पहला किंग था वो 4/52 में आया, दूसरा किंग मेरा 3/51 में, अगर एक और किंग निकालना तो 2/50 में आएगा ना, तो कंटिन्यूटी चलती चली जाएगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप जितनी मर्जी कर सकते हो इसमें। सो यहाँ पे देखो अगर 3 आइटम्स हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, पहला इवेंट हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय पी एफ पी ई, ठीक है जी, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों इवेंट हो चुके हैं, ई और एफ अब दोनों इवेंट हो चुके हैं, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ नीचे आ गया, फिर पी जी अकर करेगा अगर ई और एफ दोनों हो चुके हैं तो, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, पी ई
अब F होगा गिवन दैट P हैज हैपेंड, फिर G होगा गिवन दैट E एंड F हैज हैपेंड, तो ये इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that the first 2 cards are kings? तो ये तो हमें पता ही है, पहला 4/52 होगा, दूसरा 3/51 होगा, एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस तो 4 के 4 अवेलेबल हैं, लेकिन नीचे तो 50 कार्ड्स रह गए, तो सिंपल पी के फर्स्ट का दे देना पहले किंग की, हो गया। पहला किंग दूसरे किंग की, सच दैट पहला किंग निकल चुका है 3/51, सिंपल। तीसरे को इसने क्या बोला है, PA मतलब कि 2 किंग निकल चुके हैं, तो एस निकालने की प्रोबेबिलिटी। सो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 4/50, PK इंटू PA, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज देयर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF सच दैट E हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। अब अगर तो मेरा किसी कोई इवेंट ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी का फर्क ही नहीं पड़ता E के होने का F के ऊपर, यानी कि PFE जो है वो मेरी डायरेक्टली PF के बराबर ही आ जाती है, ठीक है। सो ये इस केस में मेरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। E और F जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, E के होने का F पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो इस केस में डायरेक्ट आप याद रखें कि E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF हो जाता है डायरेक्टली, PF। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करने की कि अगर P इंटरसेक्शन F डायरेक्टली PE इंटू PF निकल के आ रहा है, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब एक खास बात यह है कि आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को कंबाइन नहीं करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स देख रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसमें प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये वो होते हैं जो आपस में डिसजॉइंट हो सैंपल स्पेस के बीच में, है ना। ये सैंपल स्पेस में इवेंट्स हैं भाई, 2 हेड हैं 2 टेल हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कॉमन इवेंट्स हो सकते हैं, इसमें कॉमन इवेंट्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। इसमें नहीं आएंगे कॉमन इवेंट्स, क्योंकि फिर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा ना। तो ऊपर वाले में सबसे बड़ी थिंग है कि आपकी प्रोबेबिलिटी में डील करेंगे, और यहाँ पे हम इवेंट्स में डील करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। अगर 3 के केस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो फिर क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज PA इंटू PB इंटू PC। अगर ये बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट होंगे ये इवेंट्स। एग्जाम्पल 10, a die is thrown if E is the event, the number appearing is a multiple of 3। तो E जो है वो 3 का मल्टीपल है, राइट। तो E को मैं लिख सकता हूँ कि 3n है। एंड FP द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज E1, F जो है वो E1 है यानी 2n है। देन फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। सो डाई को थ्रो करा गया, तो इसमें क्या होगा, 3 का मल्टीपल कौन होता है, 3 और 6। F का मल्टीपल 2, 4, 6, ठीक है। E एंड F दोनों के उसमें क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्शन क्या आ रही है, 6 की। सिर्फ प्रोबेबिलिटीज निकाल लो सबकी, PE की 2/6 यानी 1/3, PF की 3/6 यानी 1/2, P इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F की 1/6। मल्टीप्लाई करो 1/3 इंटू 1/2 को 1/6 आ रहा है ना, डन, खत्म। तो इसका मतलब E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
एग्जाम्पल 11, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबायस्ड डाई है वो 2 बार फेंकी गई है, ठीक है जी। सो 36 मेरे पास आ जाएंगे इसके। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर, तो मेरे को जो मोटा मोटा याद है, अगर मैं 1 की बना रहा हूँ तो वो सारी रो आ गई, 2 की छोड़ दो, 3 की बना रहा हूँ वो सारी रो आ गई, 4 की छोड़ दो, 5 की बना रहा हूँ वो सारी रो आ गई। एंड बी द इवेंट ऑफ ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। तो बी इवेंट क्या है, सेकेंड थ्रो पे। तो सेकेंड थ्रो ये 1 1 आएगी, ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, तो 1 वाली ये सारी आएगी, यहाँ पे 1 होगा तो ये सारी आएगी। फिर 2 वाली छोड़ दो, 3 वाली आएगी, फिर 4 वाली छोड़ दो, 5 वाली आएगी। तो कितने कितने हो गए इसमें, देखो इसमें तो 6 6 6, ठीक है, 18 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन गई, 18/36 1/2। अब इसमें बी में कितने हो गए, इसमें भी सेम हो गए, 18/36 1/2। अब इंटरसेक्शन में कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। क्रॉस देख लो 9 है। सो ये जैसे ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये 3 क्रॉस एक लाइन में, 3 में 9 हो जाएंगे। सो पी ए इंटरसेक्शन बी ये 9/36 1/4। बस अब चेक कर लो, पी ए इंटू पी बी करा, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये 1/4 ऑलरेडी मेरी 1/4 है। 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। सो ये मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स दे आर बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन्स करें तो 8 की सैम्पल स्पेस आ जाएगी, नीचे एस के उसमें लिखी भी हुई है। कंसिडर द इवेंट ई, 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो 2 ही बनेंगे इसमें, ई एच 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 और टी 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 नीचे है ये। एफ एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स की, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हेड्स, 3 वाला भी चलेगा और 2 वाले भी। तो ये 4 ऑप्शंस आ गए एफ में। एंड जी तीसरा इवेंट आ गया, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो जी की भी आपको एट मोस्ट 2 हेड्स की मिल जाएगी आगे, उसमें भी 4 ऑप्शंस आ जाएंगी। ऑफ द पेयर्स ई एफ ई जी एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट। तो 2 के निकालने हैं, 3 का नहीं निकालना है, ठीक है। सो कौन से डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट है, ई एफ ई जी एंड एफ जी में। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी निकाल लिया, जी में 4 नहीं है, ज़्यादा आएंगे, ठीक है। एट मोस्ट, एट क्या था जी, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 हेड्स और 0 हेड्स वाला केस भी आएगा, ठीक है। तो जी में इतने आ गए आपके, प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल लो आप। ई की 2/8 1/4 हो जाएगा, एफ की 4/8, ऐसे ही पी जी निकाल लो। फिर पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, क्योंकि ई एफ में मुझे इंटरसेक्शन एफ चाहिएगी। ऐसे ही ई इंटरसेक्शन जी, ऐसे ही एफ इंटरसेक्शन जी, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के चेक करो, 1 by 1 चेक करो। ई इंटू एफ करोगे 1/8 आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/8 है, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। पी ई इंटू पी जी चेक करो, 7/32, ई इंटरसेक्शन जी 1/8 है, नहीं हुआ। ऐसे ही पी एफ पी जी 7/16 3/8 है ऊपर, नहीं हुआ। सो सिर्फ एक मेरी इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ फर्स्ट वन, सिर्फ ऊपर वाली, और बाकी 2 मेरी इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। ये अच्छे हैं, ये थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि अगर आपका ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ई एंड एफ डैश यानी एफ नॉट जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है बड़े आराम से, पी ई डॉट पी एफ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप इस वेन डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या आ गया, ई आ गया, ये एफ आ गया, बीच वाला इंटरसेक्शन आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, ई माइनस एफ यानी ई इंटरसेक्शन एफ डैश होता है ये, राइट। तो इंडिपेंडेंट के लिए मुझे ये 2 चीज़ चाहिए होंगी। सो मैं पी ई को किस में लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ। तो मैं पी ई को कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटरसेक्शन एफ एंड ई इंटरसेक्शन ई माइनस एफ यानी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट में। सो अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो पी इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या रह जाएगा, पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, आ गया जी। अब इसकी वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो पी ई इंटू पी एफ, पी ई कॉमन निकाल लो, 1 माइनस पी एफ, अब 1 माइनस पी एफ तो पी एफ नॉट होता है, हो गया जी प्रूफ।
सो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ना सिर्फ ई और एफ डैश सेम चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं, किसके लिए, ई डैश एफ ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई डैश एफ डैश ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनके सारे ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हो। तो ये आप अच्छी प्रॉपर्टी है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14। If A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by this। ये भी important question है। So at least one of A and B मतलब A union B, इसकी probability निकालनी है, ये निकालना है मुझे। तो A union B क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं तो इंटरसेक्शन PA इंटू PB हो जाएगी, इन दोनों में से PB कॉमन निकाल लो, ये आ गया जी। अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए को पी ए डैश कॉम्प्लीमेंट हो गया पी बी के साथ। अब पी ए को भी कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दो ताकि पी ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन ले सकूं। सो 1 माइनस पी ए डैश कर दिया, ठीक है जी। तो 1 माइनस पी ए डैश अब इनमें से कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस पी बी आ गया, इधर 1 माइनस पी ए बच गया, है ना। 1 माइनस पी ए, अच्छा 1 माइनस पी बी क्या बन गया, पी बी कॉम्प्लीमेंट, और ये पी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी, थर्ड एक्सरसाइज हमारी बेज थ्योरम के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज कि पी ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सच दैट गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये होती है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, राइट। इसी को अगर मैं इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मेरी मल्टीप्लिकेशन बन जाती है, राइट। मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है फिर मेरी, पी ई इंटू पी एफ, पी एफ सच दैट ई हैज हैपेंड इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसका स्पेशल केस क्या होता है, अगर यहाँ पे मेरा पी एफ आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इवेंट्स। पी ई अगर मेरा पी एफ के साथ मल्टीप्लाई होकर इंटरसेक्शन बना रहा है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इवेंट्स, राइट। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं बेज थ्योरम। बेज थ्योरम को हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे है कि कुछ बॉल्स हम निकाल लेंगे और प्रोबेबिलिटी पहले ही बता देंगे कि रेड बॉल है और ये बताओ कि किस बैग से निकली है। तो इस टाइप के रिवर्स क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो ये बेज थ्योरम है। अब इसके लिए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टॉप वर्ड है कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कैसे है। तो ये एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि सैंपल स्पेस की पार्टीशन हम कैसे कर सकते हैं। ये देखो, इस डायग्राम को समझो। अब ये डायग्राम आपको बोल रही है कि सपोज आपके पास ये जो एस है ये पूरी सैंपल स्पेस है, इसको कितने टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने, E1, E2, E3 ऐसे शो करते हुए n टुकड़ों में तोड़ लिया, राइट। सो अब ये सारे मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गए क्योंकि सबसे यूनियन होके पूरा एस बन रहा है। अब हम कहते हैं कि ए इवेंट हुआ, एक और इवेंट हुआ ए। अब वो देखो जो कलर कर रखा है, शेड कर रखा है ब्लू वाला, इसने ए इवेंट इनमें से हो गया, ऐसे हुआ सैंपल स्पेस में से। सो अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप देखो ये सारे इंटरसेक्शन ही तो हैं, E1 का ए के साथ, E2 का ए के साथ, ये सारा E3 का ए के साथ है, ठीक है। ऐसे सो ऑन, ये N का ए के साथ है, ये भी किसी का होगा। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी सारी इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका मतलब अगर E1 E2 में मैंने सैंपल स्पेस को डिवाइड कर रखा और फिर मैं आपसे मांग रहा हूँ कि ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये सारी इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन सिंपली मल्टीप्लिकेशन होती है कि पी E1 हो गया, E1 होने के बाद ए हो रहा है, फिर E2 हो गया, E2 होने के बाद ए हो रहा है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करता चला जा रहा हूँ मैं, ऐसे n के n। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया कि पी ई, जनरल फॉर्मूला बना दिया कि सिग्मा करना हमने 1 से n तक का, पी ई जे की ई हो चुकी है मेरी, फिर कंडीशनल है कि ए होने की फिर प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये मेरा टोटल पी ए होने की प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल 15 में देखो कैसे इसको बताया गया है। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike. तो एक स्ट्राइक हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है
0.65. 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन इफ देर इज नो स्ट्राइक. अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो ये प्रोबेबिलिटी है कि काम हो जाएगा. ठीक है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है. एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज अ स्ट्राइक. स्ट्राइक होने के बावजूद काम हो जाएगा टाइम पे. ठीक है जी, ये 0.32 है प्रोबेबिलिटी. सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो ये मेरा ए हो गया. ठीक है, इवेंट की ऑन टाइम पे चाहिए मुझे. इसने क्या लिया, इसने ए ही लिया. इसने ए इवेंट हो गया कि कंस्ट्रक्शन जॉब मुझे टाइम पे ही चाहिए. सो अब देखो, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट मैं तीसरे यहां इस लाइन पे फोकस कर रहा हूं. तो पी ए इज इक्वल टू पी बी. बी इसने क्या लिया, बी इसने लिया 0.65 को. तो 0.65 हमारी क्या थी कि स्ट्राइक हो जाएगी. तो बी इवेंट इसने क्या लिया है कि स्ट्राइक हो जाएगी. सो अब देखो, खत्म होने की पी मतलब ए ऑन टाइम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्ट्राइक हो गई. स्ट्राइक होने के बावजूद काम कितने टाइम पे हो गया, प्लस स्ट्राइक नहीं हुई, स्ट्राइक नहीं होने पे काम कितने टाइम पे हो गया. ठीक है, सो पी बी फिर पी ए होने की प्रोबेबिलिटी, पी बी डैश हो गया, फिर पी ए होने की प्रोबेबिलिटी. अब पी बी की प्रोबेबिलिटी 0.65 है स्ट्राइक होने की, और स्ट्राइक होने के बावजूद काम होने की 0.32 है, और स्ट्राइक ना होने की 0.35 है, और स्ट्राइक ना होने पे काम होने की 0.8 है. ठीक है, सो ये मेरा दोनों का ऐड करके सिंपली 0.488 काम टाइम पे होने की प्रोबेबिलिटी बन गई. अब है जी बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम कहती है कि इफ E1, E2, En आर एन नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है जी, दैट इज E1, E2, En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड इन सब की यूनियन से S बनता है. वही जो पिछली डायग्राम में था. ठीक है, कि सब अलग अलग है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, और ये जो है पूरी यूनियन होने से एग्जॉस्टिव भी है, पूरी S बन जाती है. ठीक है, एंड A इज एनी इवेंट, और A है वो इवेंट हो रहा है. ठीक है, ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो नहीं होना चाहिए. देन PEA, अब इसने चेंज कर दिया, ध्यान से समझो इसको. PEA क्या है, A पहले हो चुका है. अब मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, रिवर्स कर दिया उसने ऑर्डर. तो ये बेस थ्योरम है, रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, अभी तक हम PAE निकाल रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा कि E होने पे, अच्छा AE तो नहीं निकाली हमने, अभी हमने PA निकालनी सीखी है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी सीखी है कि उन E1 के बीच में से PA की प्रोबेबिलिटी क्या है टोटल. ठीक है, सो अब इसने चेंज कर दिया, अब A हो चुका है, अब इवेंट E1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो आपको ये देखो, इसने वही चीज़ लगाई है कि PE1 ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी, इंटरसेक्शन का लगा दी ना दोनों का. ठीक है, कि PE का और PAE का. ठीक है, तो ये किसकी होगी, E इंटरसेक्शन A हो गया बेसिकली. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको एक बार बस ऐसे समझो कि नीचे क्या है, नीचे पूरा PA है, नीचे इस पूरा PA कि PA क्या होती है PEA की, PA ऊपर क्या होता है A इंटरसेक्शन E हो जाएगा, या E इंटरसेक्शन A हो जाएगा, बस खत्म. इसको समझ लो आप. ये देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है कि PEA की कंडीशनल क्या होती है कि PA हो गया, अब PEA इंटरसेक्शन E होना है. तो कहने का मतलब जब हम N में करते थे तो क्या करते थे कि A को ही हम ले लेते थे, और A में से जो हमें चाहिए वो ऊपर आ जाता है ना. जब इसको हम नंबर ऑफ टर्म सैंपल स्पेस में करते थे तो A को सैंपल स्पेस मान के और उसमें से ही लिख देते थे ऊपर. तो अब क्या करेंगे, नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से जो ऊपर चाहिए होगी वो ले लूँगा, बस इतना सिंपल है. वो एक केस को ऊपर लिखूंगा, नीचे अगर 7 केस आ रहे हैं, जो एक केस मेरा फेवरेबल है वही ऊपर चला जाएगा. ठीक है, अब A इंटरसेक्शन E जो हो रहा है उसकी आप अगर डिफरेंट करके लिखना चाहते हैं तो PE इंटू PAE, कि भाई E होने की प्रोबेबिलिटी और उसके साथ E हो गया तो A होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. राइट, बस ये करना आपने. ये एक नंबर के लिए आप देख लो, ये हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, जो इवेंट्स E1, E2, En हुए थे उनको हाइपोथेसिस कहते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को, EI को हम प्रायरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और एक E1 सच दैट A हो चुका है इसे पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं. यही निकालनी है ना हमने.
तो पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, ये आप याद रखिएगा, ये जस्ट 1 नंबर के मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 16, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। ये बैग 1 के अंदर है, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। चलो थोड़ा सा नीचे करेंगे फिर बना लेंगे, या चलो मैं बना देता हूँ। बैग 1 के अंदर 3 रेड, या चलो सर्कल नहीं बनाता मैं, बैग 1 में 3 रेड है 4 ब्लैक है। बैग 2 के अंदर 5 रेड है 6 ब्लैक है। 1 ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. बॉल पहले डिक्लेयर हो चुकी है कि रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। आप बताओ कि बैग प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग 2 से आनी चाहिए, ठीक है जी। अब रेड बॉल होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल प्रोबेबिलिटी आप देखोगे बैग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों बैग आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। मैं इसको अलग कलर से ले देता हूँ, थोड़ा बेटर समझ आएगा। दोनों बैग्स होने की प्रोबेबिलिटी इज हाफ हाफ। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7 टोटल मेरी बैग 1 में से, और बैग 2 में से कितनी है जी? 5/11 सिर्फ रेड बॉल की, क्योंकि रेड बॉल मांगी है ना, तो मैं रेड बॉल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो नीचे क्या आता है? नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है रेड बॉल की, वो क्या हो जाएगी? हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/11, ठीक है। अब इसी में से मुझे किस में से चाहिए? मेरे को कौन सा फेवर कर रहा है? तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ना। मुझे तो सिर्फ ये हाफ 5/11 शूट कर रहा है ना, क्योंकि बैग 2 से निकालनी है मुझे प्रोबेबिलिटी। तो बस ऊपर जो मुझे फेवर कर रहा है मुझे वो लिख देना, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले वाइज जैसे ऊपर है बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। कि ये मेरा प्रोबेबिलिटी पहली होगी, किसकी होगी? आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1 हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E2 हैज हैपेंड, और ऊपर भी सेम यही प्रोबेबिलिटी। तो ये बस मेरा आंसर आ गया। इसमें मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, इतना सिंपल है। देखो सिंपल, राइट हैंड साइड पे देखो जो हमने लिखा था और उसको उसने उसी में कन्वर्ट कर दिया, इवेंट 1 और इवेंट 2 में, बस खत्म, स्ट्रेट अवे आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 17, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। सो 1 2 3 बॉक्सेज हैं, तो यहाँ बना लो आप 1 2 3। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। 2 कॉइन्स हैं, दोनों गोल्ड के कॉइन्स हैं, तो 2 गोल्ड के कॉइन्स हैं इसमें। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, एंड इन बॉक्स 3 देयर आर 1 gold and 1 silver. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? तो एक coin gold का है, what is the probability that other coin in the box is also of gold? तो दूसरा coin भी gold का होना चाहिए। अब इसमें देखो कि मेरी बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 तीनों की, और गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब गोल्ड कॉइन आने की, इसमें देखो 2 गोल्ड कॉइन चाहिए, बेसिकली कह रहा हूँ मैं, मुझे 2 गोल्ड कॉइन चाहिए। तो 2 गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है? फर्स्ट अगर गोल्ड आ गया, सेकंड गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी इसमें। तो इसमें देखिए आप, इसमें हमारे पास 2 गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज, इस गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी या दोनों के आने की 2/2 है, ठीक है। इधर गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 0/2 है, इधर गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, राइट। सो अब मेरा नीचे क्या है? नीचे गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 ये वाला इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू, इसमें तो 0 है, 0 प्लस 1/3 इंटू हाफ। ये मेरी गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मुझे कौन सी चाहिए? जिसमें मेरे पास 2 आ रहे हैं। 2 मेरे किस में आ रहे हैं? सिर्फ इसमें आ रहे हैं। सो इसी को मैं ऊपर लिख लूँगा, यही मेरी डिज़ायर्ड फॉर्म है। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो नीचे, तो ये मेरे सीधा लास्ट आंसर करो और फिर उल्टे इवेंट्स कर लेना कि 1/3 मेरा आपका क्या हो जाएगा? 1/3 आपका बैग 1 हो जाएगा,
E1 जो है बैग 1 से निकलना हो जाएगा और PA आपका गोल्ड कॉइन निकलना हो जाएगा बैग 1 से, E2 बैग 2, फिर E3 बैग 3। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 लगाओ चाहे 3 स्टार लगाओ, डायरेक्ट आती है। सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ऑफ पीपल हैविंग HIV, 90% of the test detect the disease but 10% go undetected। ठीक है, सो 90% जो है उसका सक्सेस रेट है। अगर HIV हुआ है किसी को तो 2 केसेस हैं कि एक तो HIV हुआ है और एक नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ और ये हुआ है HIV। ठीक है, सो अगर आपको हुआ है, आपको नहीं बोलेंगे, जिन लोगों को हुआ है उसमें 90% जो है वो सही टेस्ट डिटेक्ट करता है। मतलब इसकी 90% 100 में से 90% जो लोग हैं, यानी कि 0.9 आ गई ना प्रोबेबिलिटी, 0.9 जो है वो सही बताता है और 0.1 10% ये इसमें से भी गलत बता देगा कि इनको नहीं हुआ, जबकि उनको हुआ होता है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जो फ्री है HIV का मतलब जिनको नहीं है HIV, 99% जस्ट HIV नेगेटिव, तो वो बता देता है कि 99 को कि आपको तो नहीं है, तो 0.99 लोगों को वो बता देता है कि आपको नहीं है। लेकिन 1% उन्हें गलती से बता देता है डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, तो गलती से जिनको नहीं है 0.01%, तो 0.1% है। अच्छा मैंने गलत डिवाइड किया शायद, जस्ट वेट, अच्छा 1% है, तो 1% को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01% को वो शो कर देगा कि आपको भी है। 1 person is selected at random given that HIV test and the pathologist, एक मैंने छोड़ दिया कुछ शायद, हाँ, from a large population of which only 0.1% have HIV, तो कितनों को असल में HIV है? सिर्फ 0.1% को, तो 0.1% मतलब 0.001 हो गया इत प्रोबेबिलिटी को, और 99 पॉइंट जितनी भी है इसको तो नहीं है, कितना आ जाएगा ये 0.999, इतनों को नहीं है ये। सो 1 person is selected at random given the HIV test and the pathologist reports him her as HIV positive, तो रिपोर्ट क्या शो कर रही है उसका? HIV पॉजिटिव। What is the probability that the person actually has HIV, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्चुअली पर्सन को, असल में पर्सन को HIV है। तो HIV रिपोर्ट कितने जनों की पॉजिटिव आएगी? देखो, एक तो इसकी पॉजिटिव आ रही है HIV रिपोर्ट, इसकी नेगेटिव आ रही है, इसकी भी पॉजिटिव आ रही है, इसकी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, सो असल में जो HIV ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रिपोर्ट कितनों की आ रही है? एक तो इसकी आ रही है 0.01 वाले की, तो टोटल ले रहा हूं मैं कितनों की पॉजिटिव आ रही है, नीचे वाले लूंगा मैं 0.999 इंटू 0.01, तो ये इसकी पॉजिटिव आ गई मेरे पास रिपोर्ट। अब मेरे पास ये वाली पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए मुझे, तो ये कितनी आ रही है 0.9 वाली, 0.9 इंटू प्लस 0.001 इंटू 0.9। ठीक है, तो ये तो मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक्चुअली कितनों को है? 0.001 वालों को, तो वो चीज़ उठा के मैं ऊपर रख देता हूँ, 0.001 इंटू 0.9, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? जिनको एक्चुअली में HIV है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 19, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चरर्स बोल्ट्स मशीन्स ABC मैन्युफैक्चर, in a factory which manufactures bolts machines A, B and C manufactured respectively, ये यहाँ पे सेमीकोलन लगा लो, इसके बाद लाइन का अलग मतलब है। ठीक है, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स, तो एक फैक्ट्री है जो बोल्ट्स बनाती है। ओके, मशीन्स A, B एंड C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स। तो मशीन A जो है 25% बोल्ट बनाती है, मशीन B जो है 35% बोल्ट बनाती है और मशीन C 40% बोल्ट बनाती है। ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4, 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक है जी, तो इतने वो डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाती हैं। तो इसका भी आप टेबल बना लो कि A, B, C
कितने कितने बोल्ट बना रही हैं वो, 25% बोल्ट ए बना रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.25, 0.35 बी की हो गई, और 0.04 नहीं सॉरी 0.4 जो है वो सी की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, एडअप करके आपका हमेशा 1 आना चाहिए। सो ये प्रोबेबिलिटीज़ होगी मेरी। अब इन प्रोबेबिलिटीज़ के बाद क्या होगा मेरा, अब इसमें क्या होगा कि आउटपुट्स में 5, 4, 2 जो है वो खराब है परसेंट। 5 जो है 4 की ही खराब होगी आई थिंक, तो ये डिफेक्टिव जो है ए की ऊपर क्या लिखा ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4, 2% रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, 5 जो है ए की तो 5 मतलब 0.05 जो है इसकी डिफेक्टिव है, ये बी का डिफेक्टिव है 0.04 और सी का डिफेक्टिव है 0.02, तो ये डिफेक्टिव माल है इनका। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव ही मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, सिंपल मशीन बी की, तो नीचे डिफेक्टिव की क्या आएगी, ए की डिफेक्टिव 0.25 इंटू 0.05 प्लस बी की डिफेक्टिव 0.35 इंटू 0.04 प्लस सी की डिफेक्टिव 0.4 इंटू 0.02। ऊपर क्या चाहिए, नीचे तो टोटल डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर मुझे किसकी चाहिए, मुझे चाहिए मशीन बी की, तो ऊपर मशीन बी वाला लिख दो बस 0.35 इंटू 0.04, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 20, और वो क्या है, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by some other means of transport are respectively this. तो सबकी probability already दी हुई है। The probabilities that he will be late, ये 1/4, 1/3, 1/12 if he comes by train की ये दे रखी है 1/4, बस की लेट होने की probability 1/3, स्कूटर की दे रखी है ये। ठीक है, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई उसकी, अगर अदर मीन्स से आता है। तो इसके आगे ही आप कॉमा लगा के बड़े आराम से 0 लिख सकते हैं। व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट, अब वो लेट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया होगा, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी डाल लो नीचे सारी, यहाँ जगह यहाँ कर रहा हूँ मैं। लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो अगर तो वो बस से आ रहा है प्रोबेबिलिटी इज़ 3/10, मल्टीप्लाई करो 1/4 से, फिर अगर वो ट्रेन से आ रहा है 1/5 इंटू 1/3, अगर वो 1/10 से आ रहा है, इससे क्या कहते हैं स्कूटर से, तो 1/12 उसकी प्रोबेबिलिटी लेट होने की, 1/12 इंटू 1/10। और अगर वो लास्ट आइटम किससे आ रहा है, एनी अदर मीन से 2/5 से, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 है उसकी लेट होने की। अपॉन में किससे चाहिए, ट्रेन वाली लिखनी है सिर्फ आपने, सो ट्रेन वाली लिख दो सिर्फ। ट्रेन वाली कौन सी है आपकी, फर्स्ट वन, तो 3/4 इंटू 1/4, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 21st क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। सो ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 3/4, तो झूठ बोलने की फॉल्स, या झूठ को क्या बोलें, फॉल्स ही लिख रहा हूँ मैं, या झूठ को क्या बोलते हैं, लाई, लाई बोलने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 1/4। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स इट अ 6, तो एक डाई फेंका है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर तो सच बोल रहा है, या 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, सिंपल सी बात है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी इज 5/6, और ऐसे ही 1/6 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी इज 5/6। तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, एक्चुअली में 6 होना चाहिए, असली में 6 आना चाहिए। तो क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 6 आने की, देखो नीचे 6 आ रहा है, तो कैसे, अगर तो सच बोल रहा है तो यही 6 है, तो 1/6 इंटू 3/4, प्लस अगर झूठ बोल रहा है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कैच है, अगर झूठ बोल रहा है तो असल में 6 नहीं आया होगा, ये 6 आया होगा,
तभी झूठ बोलना पड़ा ना उसे, नहीं तो सच ही नहीं हो जाएगा क्या? झूठ ही बोल रहा है ना, अब 6 को 6 नहीं बोल सकता वो, तो यहाँ 5/6 हो जाएगा। तो अपॉन में क्या है, असल में 6 कितना आया, बस 1/6 इंटू 3/4, आपका आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक इज रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो रैंडम वेरिएबल दो चीज़ें हैं, पहले रैंडम वेरिएबल है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? देखो रैंडम वेरिएबल होता है जैसे आपका x है सपोज, है ना। x का क्या मतलब है, वेरिएबल x हो गया। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू अननोन है, चेंज हो सकती है, वेरिएबल है, फिक्स्ड नहीं है। और रैंडम का मतलब क्या होता है, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल से बढ़िया समझ आएगा आपको कि इन टॉसिंग 2 डाइस वी मे बी इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 2 डाइस, ठीक है। सो मैं आपको बोलता हूँ, चलो सम ऑफ 2 डाइस छोड़ो, हम सिंपल कॉइन का केस लेते हैं। 2 कॉइन्स हैं सपोज, या 3 कॉइन्स हैं, वॉट एवर। सो इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि 2 हेड लाने हैं हमें, ठीक है। सो अगर 2 हेड हमें लाने हैं या एटलीस्ट 2 हेड्स लाने, कुछ भी, ये जो चीज़ है ये वेरिएबल है, ठीक है, दिस इज वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल इसलिए है कि हो सकता है मैं 2 टेल भी मांग लूँ, ठीक है, वाई हो जाएगा वो। हो सकता है मैं एटलीस्ट 1 हेड मांग लूँ, कुछ भी मांग सकता हूँ मैं, ठीक है। सो ये जो x है ये मेरा रैंडम वेरिएबल है और इसकी एक वैल्यू है। अब 2 हेड, 2 टॉस कर रहा हूँ मैं कॉइन, हो सकता है 1 हेड आए, हो सकता है कोई हेड ना है, दोनों टेल्स आ जाए तो 0 हेड हो जाएगा। 1 हेड आ जाएगा जब 1 हेड आएगा, ठीक है, और 2 हेड आएंगे जब, तब वो कितने होंगे, 2 हेड होंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रैंडम वेरिएबल्स, राइट। ये मेरा x के अंडर मैंने हेडिंग में लगा दिया। अब इसके बाद सेकंड इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 0 केसेस कौन से हैं मेरे, 0 केसेस आर जिसमें मेरे दोनों टेल्स हैं, ठीक है। तो दोनों टेल्स वाली में मेरा, आप चलो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसमें 0 हेड्स हैं, कोई हेड नहीं है, नंबर ऑफ हेड्स है। 2 हेड्स छोड़ो, मैं एक सिंपल कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स, इसको मैं रैंडम वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स पे। सो नंबर ऑफ हेड्स 0 हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या है नंबर ऑफ हेड्स में, 0 की टेल 1 आएगी। टोटल ऑप्शन कितनी होती है 2 कॉइन्स में, 4 होती हैं टोटल सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में से 1/4 हो गई इसकी। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज HT आ जाए चाहे TH आ जाए। सो 2 केसेस हैं मेरे पास सैम्पल स्पेस में, तो 2/4 होगी। और 2 हेड आने की 1 होगी, HH। आप सबको ऐड करके देखो, 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इन सब का सम हमेशा 1 आना चाहिए, चेक है। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। 1 को बाहर निकाल दो, इस टेबल को बोलेंगे हम, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डेफिनेशन देखो इसकी, डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, हुज डोमेन इज सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस में से ही हमें निकालना है, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। एग्जाम्पल वही है, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स है, ठीक है जी, यही निकल आ गई। तो नंबर ऑफ हेड्स का ले रहा है, नंबर ऑफ हेड्स का ये ले रहा है, तो वही आगे 2 1 1 0, ठीक है। ये x की मेरी वैल्यूज़ आ गई। 2 हेड, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 0 हेड्स है, राइट। एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे और। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, तो 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा है, तो सैम्पल स्पेस नीचे 3 कॉइन्स की ये आ गई। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2, हर हेड के लिए उसे कितने रुपीज़ मिलेंगे, 2 रुपीज़, बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम, एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव ₹1.50। तो 1.50 रुपीज़ टेल आने पे उसे देने हैं और हेड आने पे उसे ₹2 मिलेंगे।
लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। अब एक्स वेरिएबल कैसे दे दिया, कितनी अमाउंट उसने गेन करी या फिर उसने लूज करी पर्सन ने। शो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन सैम्पल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो हमें इसे सैम्पल स्पेस के हिसाब से दिखाना है। तो इसमें आप देखो क्या करोगे, आपके पास यहाँ तो देखो इसको 2 × 2 × 2 6 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे उसे 2 × 2 4 रुपीज़ मिल रहे हैं और 1.50 कम हो रहा है। ऐसे कितने केसेस हैं, ऐसे देखो ये वाला केस भी है, ये वाला केस भी है जिसमें एक टेल है, ये वाला केस भी है जिसमें एक टेल है। ठीक है, तो ये मेरे ऑलमोस्ट सेम केसेस हैं। अब 2 टेल वाले, इसमें 3 रुपीज़ उसे देने पड़ रहे हैं और 2 रुपीज़ उसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 रुपये इसका लॉस हो गया इसमें। तो ये कितने केसेस हैं, ये 3 केसेस जिनमें 2 टेल्स हैं, और इसमें तो उसे 4.50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं तीनों टेल के 1.50 के हिसाब से। सो यहाँ पे उसका कितना मिल रहा है, यहाँ पे उसका +6 हो रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे कितना मिल रहा है उसको 2 to 4 उसे मिल रहे हैं और 1.50 से देने पड़ रहे हैं, यानी 2.50 का गेन फिर भी हो रहा है उसे। यहाँ पे उसे 3 रुपये देने पड़ रहे हैं और 2 रुपये उसे मिल रहे हैं, तो -1 का लॉस है। और यहाँ पे उसे कितने मिल रहे हैं जी, यहाँ पे तो -4.50 का लॉस हो रहा है। तो ये मेरा x जो है, ये x का आउटपुट्स है, x रैंडम वेरिएबल के कि उसका गेन और प्रॉफिट क्या था, ये उसकी आउटपुट्स हैं। तो ये देखो आगे इसमें वही 3h के 6 रुपीज़ बन गए। 3 केसेस जिसमें सिंगल टी है और 2h है, उसमें 2.50 का प्रॉफिट हो रहा है, -1, फिर 2 टेल्स वाले केसेस में और 3 टेल्स वाले केसेस में -4.50, और नीचे जो सेट बन गया लास्ट में, ये उसका x का वो है, रेंज है एक टाइप से, x की वैल्यूज़ ये हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है ऊपर देखो, वेयर -साइन शोज द लॉस टू द प्लेयर, दस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस x टेक्स अ यूनिक वैल्यू। हर सैम्पल स्पेस में हर एलिमेंट के लिए x की एक यूनिक वैल्यू है, हेंस x इज अ फंक्शन ऑन सैम्पल स्पेस। ठीक है, हुज रेंज इज, उसकी रेंज क्या है, ये है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 23, अ बैग कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड 1 रेड बॉल। तो 2 वाइट बॉल्स हैं और 1 रेड बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड देन पुट बैक, तो वापस डाल दी गई है, इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर, उसका कलर नोट कर लिया गया। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, एक बार और बॉल निकाली गई है। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो इसमें वेरिएबल जो दे दिया है वो क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का है। रिकॉर्डेड इन 2 ड्रॉज, डिस्क्राइब x, तो x क्या है। तो इसके अंदर नॉर्मली हम बॉल्स को आइडेंटिकल लेते हैं, 2 वाइट है तो उसमें डिफरेंस नहीं होता, बट इस केस में उसने वाइट बॉल्स को अलग अलग लिया है। ठीक है, सो वो कहता है पहली वाइट 1 आ सकती है, दूसरी वाइट 1 आ सकती है, मतलब 3 बॉल्स कौन सी होगी हमारे पास, वाइट 1, वाइट 2 और रेड तो एक ही है, तो 1 2 का मतलब नहीं होता। सो पहले उसमें क्या आ सकती है सैम्पल स्पेस कि भाई दोनों वाइट हो सकती हैं, फिर वाइट 1 वाइट 2, वाइट 2 वाइट 2 या वाइट 2 वाइट 1, 4 केसेस ये बन गए 2 अलग के। फिर वाइट 1 हो सकती है, रेड हो सकती है, वाइट 2 हो सकती है, रेड हो सकती है, रेड हो सकती है पहले, सेकेंड बॉल इज वाइट 1, रेड वाइट 2 रेड रेड, तो ये केसेस बन गए हमारे सारे। अब इसके अंदर से ओमेगा इज फॉर आउटकम। ठीक है, सो सारी ये जो आउटकम्स हैं ये एस को बिलोंग कर रही हैं, और हमारी जो आउटकम कौन सी है, हमारी है कि जो कलर है उनकी 2 बॉल्स निकालनी हमने, उसकी बनानी है हमें। ठीक है, सो अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हैं वो x है, सो 2 बार निकाल रहे हैं, तो कितना हो सकता है भाई, सीधी सी बात है, 0 बार भी आ सकती है रेड बॉल, 1 बार भी आ सकती है रेड बॉल, 2 बार भी आ सकती है रेड बॉल। ये तो हमें बाय इंट्यूशन पता ही है ना, तो आंसर तो यही आना देखो। ठीक है, सो अब वो कहता है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स, अब अगर वाइट पहली वाइट आ गई, 0 वाला केस कौन से होंगे भाई, सारी वाइट आती चली जाए, वो चारों के चारों केसेस ये वाले, इसमें क्या है, वाइट इज, रेड जो है वो 0 है, रेड 1 किस में है, इन सब केसेस में रेड 1 है। ठीक है, और रेड 2 किस में है, इस केस में रेड 2 है। सो x जो रैंडम वेरिएबल है, दस x इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक वैल्यूज
0, 1 और 2। नेक्स्ट है जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो अब हमने px निकालनी है, x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जैसे 2 है और नंबर ऑफ हेड्स के केस में देखा था 0, 1, 2, उन सब की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी थी, तो वही टेबल है ये। ऊपर x लिख देंगे हम, नीचे उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। x1 की p1 है, x2 की p2 है, xn की pn है। चेक क्या कर सकते हैं हम कि नीचे वाली प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, ऑलवेज 1। तो ये वो लिखा है, ठीक है, कि pi 1 से n तक जा रही है, इसका सम जो होगा p का वो 1 आएगा, राइट। और प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से बड़ी होगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 24। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। तो वापस रिप्लेस किया गया उन्हें। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माना आपने, नंबर ऑफ एसेस का। सो नंबर ऑफ एसेस कितने आ सकते हैं मेरे, देखो नंबर ऑफ एसेस मेरे कितने कार्ड्स निकालने हैं, 2 कार्ड्स निकालने हैं। सो 0 भी हो सकता है, कोई एस ना आए, एक एस भी आ सकता है, और 2 एसेस भी आ सकते हैं। अब फर्स्ट केस में 0 एसेस कब आएंगे, 0 एसेस मेरे तब आएंगे प्रोबेबिलिटी, अगर मैं px निकालूं तो 0 एसेस कब आएंगे मेरे, जब मेरे 48 फेवरेबल पत्ते हैं मेरे और 52 टोटल पत्ते हैं मेरे, राइट। सो एक वाला कब आएगा मेरा, एक एस मेरा आ सकता है जब मेरे कितने हैं, एस के लिए 4 × 52 करूंगा, और इसके लिए से थोड़े से नीचे करता हूँ, इसे मैं जगह थोड़ी सी आपको क्लियर मिलेगी। एक के लिए कितने हैं, एक के लिए देखो अगर पहला एस आया तो 4/52 प्रोबेबिलिटी है उसकी। अगर दूसरा जो है वो क्या आएगा, एक ही एस चाहिए ना, तो दूसरा पत्ता मेरा किस में से आएगा, 48/52 में से, राइट। और ये तो एक केस है, अब पहला दूसरा भी तो आ सकता है, और दूसरा एस आ सकता है। तो ये दोनों केसेस मेरे 1 वाले में ही रहेंगे, राइट। अब आगे थर्ड केस, तो दोनों एस हैं, तो दोनों एस हैं तो पहला भी 4/52 होगा और दूसरा भी 4/52 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सॉल्व करेंगे, बस ये टेबल बन गया मेरा सिंपली। तो ये देखो x 0 है, 0 एस की प्रोबेबिलिटी 48/52, 48/52। x 1 की प्रोबेबिलिटी यानी एक एस आएगा, तो क्या होगा कि पहले वाला एस दूसरा नॉन एस प्लस या तो पहले वाला नॉन एस दूसरा एस, राइट, कैलकुलेट कर लिया उसने। x2 की प्रोबेबिलिटी सिंपल 4/52 इंटू 4/52। आगे तीनों प्रोबेबिलिटीज बस टेबल बनाया हमने और 0, 1, 2 के नीचे लिख दिया। एडअप आप करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इनका 1 आएगा। 144 + 25 इज 169, 169/169 इज 1। So this is very much correct. Next is example 25. Find the probability distribution of the number of doublets. तो x क्या है इसमें, number of doublets हैं in 3 throws of a pair of dice. So pair of dice है, उसे 3 बार थ्रो करना है, ठीक है। So अब number of doublets अगर मुझे 3 बार थ्रो करना है तो इसमें भी क्या बन सकता है भाई, मेरे पास भाई एक भी बार डबलेट ना है, 0 केस। मेरे पास एक बार डबलेट आए, मेरे पास 2 बार डबलेट आए, ठीक है। और मेरे पास 3 बार भी डबलेट का बनेगा, 3 थ्रोज है ना, 3 थ्रोज, पहली में डबलेट आए, एक में डबलेट आए, हाँ तीनों में डबलेट नहीं आ रही इसमें, एक में डबलेट आ रही है, 2 में, तीनों में डबलेट, ठीक है। ये 3 केसेस बन गए, 4 केसेस बन गए इनफैक्ट इसमें। सो इसके बाद क्या होगा कि जो आप डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी है वो निकालो। ये तो x है, इसको मैंने वर्टिकली लिख दिया, हॉरिजॉन्टली लिख देंगे इसे बाद में। तो अब मैं वर्टिकली px कैलकुलेट करूंगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी एक पेयर ऑफ डाइस में कितनी होती है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो 6 केसेस बनेंगे हमारे 36 में से, तो 6/36 यानी कि 1/6 होगी बेसिकली। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 बच गई, 1 - 1/6 कर दो, चाहे 30/36 कर दो। सो यहाँ पे मेरा केस क्या बनेगा? मेरा केस बनेगा 0, कोई नहीं आ रही भाई, 3 थ्रोज में कोई भी डबलेट नहीं आ रही। तो पहली थ्रो में क्या आएगा? 5/6 नहीं आने की, दूसरी में भी नहीं आने की, तीसरी में भी नहीं आने की, राइट। एक डबलेट, सो एक डबलेट आने की, पहले में डबलेट आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, इनटू 2 में नहीं आएगा, ठीक है, या फिर पहली में नहीं आएगा, दूसरी में आएगा, तीसरी में नहीं आएगा, या फिर पहली में नहीं आएगा, ये प्लस नहीं सॉरी इनटू है, दूसरी में भी नहीं आएगा और तीसरी में आएगा। दिस इज एक वाला केस, राइट। नेक्स्ट इज 2 वाला केस, मैं इधर लिख रहा हूं। 2 वाला केस क्या बनेगा भाई? पहले में आ गया, दूसरे में आ गया, तीसरे में नहीं आया, प्लस पहले में आ गया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आ गया, प्लस पहले में नहीं आया, बाकी 2 में आ गया, ठीक है। और लास्ट वाला 3 भाई इसने तीनों में आ गया, सो तीनों में आ गया इज 1/6, 1/6, 1/6। बस इनको कैलकुलेट करो, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है। तो ये देखिए आप सारे वही डबलेट्स हैं, 1/6 प्रोबेबिलिटी है उसकी, नॉट गेटिंग डबलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। x 0 का केस पहले निकाला है, तीनों 5/6 मल्टीप्लाई, ठीक है जी। एक डबलेट आने की वही 3 केसेस जो हमने बनाए थे, फिर 2 डबलेट आने की, ऐसे ही 3 डबलेट्स आने की, ओके। और फिर उसको हम कैलकुलेट करके टेबल में लिख देंगे, राइट। नीचे वेरिफिकेशन भी दिखा रहा है वो, कि वेरिफिकेशन करेंगे तो नीचे वाले P1 सबको P को ऐड किया, 1 आ रहा है 216/216, दैट इज 1। Next is example 26. Let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. x वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ आवर्स हम पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यूज x, छोटा x दे दिया, हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। तो ये जो वैल्यूज है उसके लिए छोटा x दिया है, जो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले सकता है, जैसे 0 1 2 हम कहते हैं। वेयर k इज सम अननोन कांस्टेंट, तो k जो है वो अननोन कांस्टेंट है, तो ये क्या वैल्यूज लेगा? देखो x वैल्यूज ले रहा है, छोटा x क्या वैल्यू ले रहा है? रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4, इसके अलावा सब में 0 है, ठीक है। सो 0 पे क्या मेरा वो आ रही है, px क्या आ रही है? px का वो है, दिस इज px की वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी 0.1 है 0 पे, kx है 1 पे भी और 2 पे भी। ये है मेरी वैल्यू 3 पे और 4 पे और 0 अदरवाइज। तो इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? x का ग्राफ 0 1 2 3 4 बन गया, अदरवाइज वाले को छोड़ देंगे क्योंकि उसमें तो 0 है, मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना उसने वैसे भी। और प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 0 के नीचे, k जो है वो 1 के नीचे आ गई, देखो ये आ गई ना। अब k के नीचे 1 क्यों आया है? k के नीचे 1 इसलिए आया है कि देखो यहाँ तो हमने 0 पे 0.1 सीधा दिया है, अब यहाँ पे x जब 1 होगा तो kx होगी ना वैल्यू प्रोबेबिलिटी की। सो kx में x की वैल्यू कितनी ली हमने? 1 लिया, सो k आ गया। जब x की वैल्यू 2 होगी तो यही वैल्यू, क्योंकि 2 पे भी kx है तो ये वैल्यू 2k हो जाएगी, राइट। सो 2 पे 2k होगी वैल्यू। 3 पे ऐसे ही क्या है? 3 पे x की वैल्यू यहाँ 3 डाल दो, 5 - 3 2 हो जाएगा, सो 2k ही रहेगी। 4 पे भी आप यहीं डालेंगे, 5 - 4 1 हो जाएगा, तो 1k। तो ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो k की वैल्यू फाइंड करना इज़ वेरी इजी। आप सारी नीचे की प्रोबेबिलिटीज़ को एडअप कर दोगे तो 1 ही आने वाला उन्होंने तो नीचे की आप एडअप कीजिए सारी है। सो क्या आ जाएगा? 0.1
अच्छा 2 + 2 5, 5 + 2 7, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 5 नहीं सॉरी 2 2 4, 4 और 2 6, 6 हो जाएगा। तो 6k + 0.1 इज इक्वल टू 1 होती है सारी प्रोबेबिलिटीज़। तो बस इससे हमारा आ जाएगा कि 6k इज इक्वल टू 1 - 0.1, ये 0.9 हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 0.9/60, राइट। तो ये मेरी वैल्यूज़ बन जाएंगी, इससे मेरा k निकल आएगा। ये देखो नीचे, तो ये आ गया 0.1 सारा निकाल के, k इसकी डायरेक्ट आ गई 0.15, जो 9/60 आई थी, इट इज़ 0.15। सो अब मेरी k आ गई। बी पार्ट में क्या बोल रहा है ये? बी पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे। एटलीस्ट 2 आवर्स में आप 2 भी ले लो, 3 भी ले लो और 4 भी ले लो। तो इन 3 प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, ख़त्म बात, और k की वैल्यू डाल दो। तो तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, उसकी k की वैल्यू डाल दी 0.15, आंसर आ गया 0.75। p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकाल दिया। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स की क्या आएगी 2k, सो 2 × 1.5 सॉरी 0.15, तो ये कितनी आ गई 0.30 एग्जैक्टली 2 आवर्स की। और एट मोस्ट 2 आवर्स, अब एट मोस्ट 2 आवर्स अगर मैं ले रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो 0 1 और 2 वाले पोर्शन को ऐड करेंगे हम। तो ये कितनी आ जाएगी 2 3k + 0.1, x इज लेस देन इक्वल टू 3 नहीं 2 सॉरी। सो 3k इज 1.5 से 3 × 0.15 + 0.1, तो 0.45 + 0.1 इट इज 0.55। नेक्स्ट है जी वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें हम क्या करते हैं, नहीं पहले हम पढ़ेंगे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर हम वेरिएंस पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन का हमें पता है कि एवरेज वैल्यू होती है। तो इसमें कैसे निकलता है, इसमें डायरेक्ट आप देखोगे तो इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। तो इसमें जब आप मीन निकालने लगेंगे, ठीक है, ये देखो द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन वर्ड अगर आएगा तो उसका मतलब आपको मीन ही निकालना है, और ex से ही हम उसे डिनोट करते हैं। म्यू से हम मीन को कर दिया, ठीक है। द मीन ऑफ x जो है, अगर मीन लिखा होगा तो म्यू से डिनोट किया हुआ होगा, और अगर एक्सपेक्टेशन होगा तो ex, दोनों एक ही बात है और है वही है। आपने क्या करना है, आपने एवरेज आउट कर देना है। किसे एवरेज आउट कर देना? पी आई एक्स आई को, 1 से n की वैल्यू पी आई एक्स आई। तो आपने p और x को मल्टीप्लाई करना है टेबल में से और उन सबको ऐड कर देना, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन और मीन। समझ आ गई? इतना छोटा सा फॉर्मूला ये है। अब एग्जाम्पल 27 देखो, इसको समझने के लिए, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपेयर ऑन द 2 डाइस। तो 2 डाइस पे जो सम आएगा वो हमारा x है, ठीक है। फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब सम क्या आ सकता है, आप 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, देखो, ठीक है। ऐसे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 6 + 6 12 तक जाएगा ये। तो अब आप सैम्पल स्पेस में से वो सारी वैल्यूज़ निकाल लो और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लो। तो x2 को किन केसेस से बन रहा है? 1 1 से ही बनेगा सिर्फ, तो 1/36 एक ही केस से बन रहा है। x3 कितनों से बनेगा? 1 2 और 2 1 से, तो 2/36, ठीक है। ऐसे ही सारे निकाल लो आप सैम्पल स्पेसेस। सो ऐसे हम निकालते चले जाएंगे। कहाँ तक निकालेंगे हम? 8 हो गया, 9 10 11 12 सारी निकाल ली, और ये आपने टेबल बना लिया, ठीक है। 12 का टेबल मेरा प्रॉपर बन गया ये। अब हम लगाएंगे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, और एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको कहा था कि म्यू या एक्सपेक्टेशन, मीन या एक्सपेक्टेशन एक ही होती है। आपने 2 × 1/36 कर देना, कर दिया जी। ऐसे ही आप करते चले जाओ, हर एक्सपेक्टेशन को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ठीक है। और क्योंकि एक्स आई पी आई का सम करना है ना, और सम करते जाओ,
तो लास्ट में जो आपका बचेगा, जो आंसर आएगा आपका, दैट इज योर मीन। अगला टॉपिक है जी वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस हमें पता है कि कोई भी चीज़ अपने मीन से कितना हिल रही है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके तरीके हमने स्टैट्स में देखे थे कि क्या होते हैं, वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में देखते हैं हम कि बेसिक डेफिनेशन से जो बन रहा फॉर्मूला कि ये मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस एक्स, वेरिएंस। अब एक्स आई मीन से कितना डेविएट करा, तो एक्स आई माइनस मीन कर दिया मैंने, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया ताकि पॉजिटिव वैल्यू निकल के आए, इनटू पी एक्स आई। तो वही डेफिनेशन जो स्टैट्स में होती है, सेम वही डेफिनेशन हमने रखी है, राइट। सो इसकी इक्विवेलेंट वर्जन क्या बन जाती है? अब इसकी इक्विवेलेंट वर्जन बनेगी, देखो सीधा मैं आपको उस फॉर्मूले पे ले चलता हूँ। इसकी इक्विवेलेंट वर्जन बनेगी, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखो वही है, वेरिएंस का रूट कर देना आपने, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। एक ये भी निकाल सकते हैं हम। और दूसरा फॉर्मूला जो इसका लास्ट है, बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, बिल्कुल लास्ट लाइन पे। और लास्ट लाइन पे जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है कि आप वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हो? एक्सपेक्टेशन निकालो एक्स स्क्वायर से, माइनस करो एक्सपेक्टेशन ई एक्स का स्क्वायर का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ऐसे ही फॉर्मूला आता था, 1/n करके, याद होगा आपको, ई एफ आई एक्स आई का स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर के साथ माइनस एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ है, तो आपने एक्स स्क्वायर के साथ एक्सपेक्टेशन निकाल के माइनस कर देनी है जो एक्सपेक्टेशन एक्स के साथ है उसका होल स्क्वायर करके, ठीक है। और जहाँ एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैसे निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी पी आई एक्स आई के स्क्वायर से। जैसे पी आई एक्स आई से हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो उसके स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल 28 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई। सो अनबायस्ड डाई के थ्रो पे आपने वेरिएंस निकालना है, क्या नंबर आ सकता है? अब नंबर तो देखो कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, सैम्पल स्पेस भी वही है, तो हर के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, राइट। तो मेरा x क्या बन जाएगा? मेरा x बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 ही बन जाएगा। सो ये मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 नंबर आने की भी 1/6, ऐसे ही सबकी 1/6 है। अब हम निकालेंगे, पहले तो एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं, एक्स आई पी आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1/6, 2 और 1/6, सबको 1/6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया जी, एक्सपेक्टेशन आ गई। अब करेंगे हम ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट। और ई एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा आपका? ई एक्स स्क्वायर आपका कैलकुलेट होगा, आपने क्या कर देना है, एक्स का स्क्वायर कर देना और मल्टीप्लाई फिर 1/6 से कर देना। ऐसे ही सबका स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई आप पी के साथ कर दो। सो 1 स्क्वायर इंटू 1/6, 2 स्क्वायर इंटू 1/6, सारे ऐसे करके ऐड कर दो, तो ये आ गया ई एक्स स्क्वायर। अब आपने सिंपली वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर से वैल्यूज उठाएंगे 21/6 और 91/6 और उठा के ये इसमें हम डाल देंगे। तो ये मेरा ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 29। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इकट्ठे निकालने का क्या मतलब होता है कि आपने सक्सेसिवली निकाल लिए चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों निकालने हैं, ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो एक्स क्या है मेरा? नंबर ऑफ किंग्स। तो 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो उसमें नंबर ऑफ किंग्स कितने आ सकते हैं भाई? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। 0 किंग भी हो सकता है, एक पत्ते में किंग वो भी हो सकता है किंग, और 2 किंग भी हो सकते हैं। अब 0 किंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 0 किंग की प्रोबेबिलिटी इज 48 पत्तों में से ही निकलेगा आपका। तो देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 48 में बाय 52 पहला किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 51 बचेंगे हमारे पास कार्ड्स, उसमें से 47 हमारी प्रोबेबिलिटी है दूसरा किंग ना आने की। सो 48/52 इंटू 47/51। ठीक है, अब ये तो हो गया हम जब सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है,
अब साइमल्टेनियसली का भी यही मतलब होता है। आप साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे निकाल रहे, तो इकट्ठे निकालने के लिए देखो, ये देखो इधर इक्विवेलेंट वर्जन कि 48 में से 2 कार्ड्स निकाल लिया आपने और 52 में से टोटल नीचे 2 कार्ड्स निकाले हैं। तो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 2 कार्ड्स की कि 52C2, 2 कार्ड्स निकालने के कितने तरीके हैं, है ना। तो वो तो हो गए 52C2 और 48C2 क्या हो जाएगा मेरा, 48C2 हो जाएगा मेरा कि 2 कार्ड्स में किंग ना हो, वो मेरे फेवर में, राइट। तो ये और ये एक ही बात है, इस चीज़ को आराम से समझिए। ऐसे ही फिर जब हम फर्स्ट उसमें जाते हैं, x1 की निकालते हैं, 1 किंग एंड 1 नॉन किंग। अब इसमें तो पहला पत्ता किंग हो सकता है, दूसरा भी, या 2 केसेस लेने पड़ेंगे, है ना। सो 2 केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर पहला किंग आ जाएगा, सो मैं उसको क्या बोलूँगा कि मेरा 4 में से 4/52 है किंग आने की प्रोबेबिलिटी, और नॉन किंग आने की क्या है 48/51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। प्लस अगर पहला नॉन किंग आ रहा है तो 48/52 इंटू 4/51, ठीक है। ये मेरा जो विदाउट रिप्लेसमेंट का सिंपल रूल लगा दिया मैंने। अब इसको सी से देखते हैं कैसे करेंगे हम। सी से हम कैसे कर सकते हैं कि एक किंग, एक नॉन किंग, नीचे टोटल 2 कार्ड्स निकालने की, ठीक है। तो ये अपने आप अरेंज कर लेता है, और मेरा देखो ये दोनों हमारे हिसाब से इंटू 2 कर दिया ना, यहाँ पे +1 किया था तो इंटू 2 एक ही मतलब है ना। इसको सॉल्व करोगे तो वो भी यही आ रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट वर्जन है। सेम वेज में आगे आपकी 2 किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, अगर तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम तो 4/52 इंटू 3/51, ठीक है। ये देखो यहाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है। सो अगर इकट्ठे निकाल रहे हैं पत्ते तो 52C2 कार्ड्स, उसमें से 2 किंग आने मेरे 4C2, सिंपल, दोनों इक्विवेलेंट वर्जन। तो यहाँ पे x आ गया, px लिख दिया इनके हमने, और एक्सपेक्टेशन इज PIXI 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, ये एक्सपेक्टेशन आ गई, ठीक है। x स्क्वायर निकालेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो EX स्क्वायर आ जाएगा, और उन सबको एड अप भी कर देंगे। तो EX स्क्वायर आगे कैलकुलेट करके तो वेरिएंस निकल गया मेरा EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर करके, ये मेरा वेरिएंस आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने इसका स्क्वायर रूट कर देना है, तो 6800/221 इज, इसने शॉर्ट में कर दिया एकदम, आप प्रॉपर करेंगे 0.37, दैट्स इट।